वेलकम। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। प्रावस्था साम्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इससे पहले के लेक्चर में प्रावस्था साम्य से संदर्भित जो पारिभाषिक शब्द है उनके बारे में विवेचना की गई थी। अब आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एक घटकीय तंत्रों के बारे में। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो प्रावस्था नियम है वो प्रावस्था नियम है F बराबर C माइनस P प्लस 2, जहाँ पर कि F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, C घटकों की संख्या है और P प्रावस्थाओं की संख्या है। चूंकि हम एक घटकीय तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो C बराबर 1 यदि हम रखेंगे तो प्रावस्था नियम परिवर्तित हो जाएगा F बराबर 1 माइनस P प्लस 2। अब हम इस फेज रूल पर दो कंडीशंस लगाएंगे कि यदि इस प्रकार के तंत्र का अध्ययन करें तो किसी भी तंत्र में न्यूनतम प्रावस्थाओं की जो संख्या हो सकती है वो कम से कम 1 होगी। इस परिस्थिति में यदि हम एक प्रावस्था यानी कि P बराबर 1 रख दें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्राप्त हो जाएंगी 2। अर्थात इस प्रकार के तंत्रों का अध्ययन करने के लिए हमें अधिकतम 2 स्वतंत्रता की कोटियों की आवश्यकता होगी और वो हम स्वतंत्रता की कोटियां यहाँ पर ले रहे हैं ताप और दाब। अर्थात एक घटकीय तंत्रों का अध्ययन करने के लिए हमें यहाँ पर ताप और दाब की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से किसी भी तंत्र में न्यूनतम जो प्रावस्थाओं की संख्या हो सकती है या यूँ कहें कि जो न्यूनतम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, न्यूनतम प्रावस्था यानी न्यूनतम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हो सकती हैं वो 0 हो सकती हैं। तो यदि हम F बराबर 0 रखते हैं तो हमें यहाँ पर अधिकतम प्रावस्थाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर अधिकतम P बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 3। तो यहाँ हम इसे इस प्रकार से समझेंगे कि एक घटकीय तंत्र में अचर बिंदु पर या यूँ कहें कि जब तंत्र अचर अवस्था में हो उस परिस्थिति के अंदर अधिकतम 3 प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में हो सकती हैं। अब हम यहाँ पर आगे विवेचना करेंगे हमारे जल तंत्र के बारे में। H2O सिस्टम। H2O सिस्टम यानी कि इसका जो प्रावस्था आरेख है वो किस प्रकार निर्मित होता है, पहले उसकी जानकारी होना आवश्यक है जिससे कि समझने में आसानी होगी। प्रावस्था नियम के अंदर हम अध्ययन करते हैं यहाँ पर ताप और दाब के सापेक्ष होने वाले परिवर्तनों का। यहाँ हम y एक्सिस पर हम लेकर के चल रहे हैं दाब को और x एक्सिस पर हम लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर ताप को। यहाँ आपको 3 प्रकार के वास्तविक कर्व नजर आएंगे। पहला कर्व OB, दूसरा कर्व OC, तीसरा कर्व OA। इसी प्रकार से एक कर्व नजर आएगा डैश 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 लाइन के रूप में OA डैश, जिसे कि हम नित्य स्थायी वक्र कहते हैं। यहाँ पर आपको SLV नजर आ रहे हैं। S का मतलब सॉलिड ठोस, L यानी कि लिक्विड और V यानी कि वेपर। इस प्रावस्था आरेख के POC के बाईं तरफ वाले हिस्से में यानी कि इस क्षेत्र में उपस्थित होती है ठोस अवस्था। COA के दाईं और ऊपरी ओर की अवस्था के क्षेत्र में स्थित होता है द्रव अवस्था और BOA के दाईं ओर की क्षेत्र में स्थित होता है वाष्प अवस्था। अब यहाँ पर हम सर्वप्रथम एक ही कर्व को लेकर के विवेचना करते हैं कि जो कर्व OB है उस OB कर्व पर आइस और वेपर इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस OB कर्व के बाईं तरफ ठोस है तो दाईं ओर क्या है, वेपर यानी कि वाष्प। अर्थात इस वक्र के किसी भी बिंदु पर द्रव वाष्प के साथ साम्य में है, यानी कि द्रव क्या ठोस अवस्था वाष्प के साथ साम्य में है। इसीलिए इस वक्र को हम यहाँ पर ऊर्ध्वपातन वक्र भी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब ठोस सीधे ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अर्थात इस बिंदु पर ठोस अवस्था सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, या यूं कहें कि वाष्प अवस्था सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से जो कर्व OA है
वो कर्व OA में द्रव अवस्था वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो रही है। तो इस कर्व को, चूंकि जल तंत्र में यदि वाष्प प्रावस्था नजर आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि इस तंत्र का अध्ययन हम कर रहे हैं यहाँ पर, जबकि बीकर जो है हमारा वो ऊपर से ढका हुआ है, अर्थात उसकी वाष्प अवस्था वहां पर अंदर तंत्र में मौजूद है। तो निश्चित रूप से जब द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तो वो द्रव की सतह पर अपना वाष्प दाब उत्पन्न करता है। इसीलिए इस OA कर्व को वाष्प दाब वक्र भी कहते हैं, यानी कि वेपर प्रेशर कर्व भी कहते हैं। तो इस OA कर्व के किसी भी बिंदु पर द्रव अवस्था वाष्प अवस्था के साथ साम्य में है, या वाष्प अवस्था द्रव अवस्था के साथ साम्य में है। इसी प्रकार से कर्व OC, ये जो कर्व OC है, ये OC कर्व भी वास्तविक वक्र है, जहां पर कि ठोस अवस्था द्रव अवस्था के साथ साम्य में है। अब चूंकि यहाँ पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो रही है, यानी कि बर्फ गल रही है, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर गलन वक्र, यानी कि फ्यूजन कर्व। यानी ये ध्यान रखना कि ये तीनों जो कर्व हैं, इनके नाम आपको समझ में आने चाहिए कि जो कर्व OB है, इसको तो हम सब्लिमेशन कर्व यानी कि ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। कर्व OA को हम वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं, और कर्व OC को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फ्यूजन कर्व कहते हैं, गलन वक्र कहते हैं। इस वक्र के भी किसी भी बिंदु पर जो ठोस अवस्था है, वो ठोस अवस्था वाष्प पानी के साथ में द्रव अवस्था के साथ साम्य में होती है। अब यहाँ पर हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों को देखते हैं। यदि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, जिससे कि हमने XYZ से इंगित कर रखा है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो रेखा है वो OC कर्व को Y बिंदु पर काटती है। इसका मतलब यह है कि एक एटमॉस्फेरिक दाब पर Y बिंदु जो है वो ठोस और द्रव का वह बिंदु है जहां पर कि बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका गलनांक बिंदु है। इसी प्रकार से वाटर और वेपर के इक्विलिब्रियम में यदि हम देखें वहां पर, तो वहां पर हम देखते हैं कि ये उसे जेड पॉइंट पर काटती है। जेड पॉइंट पर काटने का मतलब वहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जो कि हमारे पानी का क्वथनांक बिंदु है। अर्थात एक एटमॉस्फेरिक दाब यदि हमने आपको यहाँ बताया, तो ठोस द्रव का साम्य अवस्था बिंदु तापमान पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होगा, ये हमें पता है। इसी प्रकार से द्रव वाष्प पर यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होगा, ये हमें पता है। यदि इसी प्रकार से हम 4.58 मिलीमीटर प्रेशर पर समानांतर रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो वो O बिंदु पर काटती है। O बिंदु एक विशेष प्रकार का बिंदु है, जहां पर हम देखते हैं कि बाईं तरफ से सॉलिड, ऊपर की तरफ से लिक्विड और दाईं तरफ से वेपर प्रेस अवस्था, यानी कि जल की जो H2O की तीनों अवस्थाएं हैं वो एक साथ मिलती हैं, यानी कि एक साथ साम्य में है। तो नंबर ऑफ फेजेस 3 है यहाँ पर। तो उस परिस्थिति में F बराबर C माइनस P प्लस 2 में यदि आप C यानी कि 1 रखेंगे, फेज P यानी कि 3 रखेंगे, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 प्राप्त होगी। अर्थात ये वो बिंदु है जिसे कि हम अचर बिंदु के नाम से जानेंगे, यानी कि इस बिंदु पर तीनों प्रावस्थाएं तभी साम्य में रह सकती हैं जबकि दाब 4.58 मिलीमीटर प्रेशर का हो और तापमान 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड हो। उस परिस्थिति में यह बिंदु अचर बिंदु कहलाएगा। इसी प्रकार यदि आप ये जो एरिया है BOC के बाईं तरफ का एरिया, इस BOC के एरिया के बाईं तरफ वाले एरिया में किसी भी बिंदु पर यदि आपको तंत्र का अध्ययन करना हो, तो वहां पर आपको पूरे ही क्षेत्र में ठोस अवस्था नजर आएगी, अर्थात केवल एक ही प्रावस्था नजर आएगी। तो उस परिस्थिति के अंदर C माइनस P प्लस 2 में यदि आप रखेंगे, तो 1 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि
द्विचरीय तंत्र, अर्थात इस क्षेत्र में आपको अध्ययन करने के लिए दोनों ही घटकों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से ओ ए सी कर्व के ऊपर की तरफ एरिया में भी सिर्फ एक ही प्रावस्था है, तो वेपर वाले एरिया में भी आपको एक ही प्रावस्था नजर आ रही है। अर्थात ये जो तीनों एरियाज नजर आ रहे हैं, इन तीनों एरियाज में जो तंत्र हमारा वो द्विचर होगा। यानी कि ये जो तीनों एरियाज हैं, पहला एरिया, दूसरा एरिया और तीसरा एरिया, क्योंकि यहाँ पर आप f बराबर, ये f बराबर यदि आप यहाँ पर c माइनस पी प्लस टू रखेंगे तो कंपोनेंट एक है ही और प्रावस्था उन एरियाज में एक है, तो आपको जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्राप्त होगी वो दो। अर्थात इन जगहों पर आपको तंत्र को समझने के लिए आपको हमेशा ही 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होगी। प्रिय छात्रों, H2O तंत्र के बारे में आज आप सिर्फ केवल इसके प्रावस्था आरेख को इसको समझिए। इसके संदर्भ में और जो विवेचना है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाएंगे, जिससे कि H2O तंत्र और उसके साथ साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम है उनके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको देंगे। थैंक यू।